एब्डोमेन का रिमेनिंग पार्ट ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम फिर न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करेंगे। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द न्यू टॉपिक दैट इज़ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। तो हेडिंग दे दें कि व्हाट इज़ मेंट बाय पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। बस बात है नहीं प्लीज़, दिस टॉपिक इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो हेडिंग दे दें पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, ठीक है जी। एक्चुअली इस टॉपिक का मतलब क्या है और ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग, ठीक है जी। इसमें लिखें अ सिस्टम इन विच देयर इज connection between portal vein and systemic vein। रिमेंबर सिस्टेमिक वेन से मुराद यहाँ पे केवल वेन, दैट इज़ वीना केवास, ठीक है जी, केवल वेन्स, दैट इज़ नोन एज ओ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का वर्ड एनाटमी के अंदर कनेक्शन को कहते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कनेक्शन, ऐसा कम्युनिकेशन जिसकी एक साइड पे पोर्टल वेन हो, दूसरे साइड पे सिस्टेमिक वेन हो। तो यहाँ पे सिस्टेमिक वेन से मुराद हमारा आइदर इन्फीरियर वीना केवा आ रहा हूँ, सुपीरियर वीना केवा। तो इसको हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस या पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस दोनों नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टेमिक का मतलब ये है कि द वेन मस्ट बी आइदर इन्फीरियर वीना केवा आर ओ सुपीरियर वीना केवा। तो उसको हम केवल वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल वेन। तो एनाटमी में इस टॉपिक के दो नाम हैं, पोर्टोसिस्टेमिक और पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस, ठीक है जी। अब लेके व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। मिसाल के तौर पे इफ़ समवन आस्क यू कि व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी, तो हर एक चीज़ का एक फ़ायदा होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है जी। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है जी। तो नंबर 1 लिखे, इट बाईपासेस द ब्लड, इट बाईपासेस द blood from liver in case of chronic liver diseases and portal hypertension। If there is something wrong to the liver, that is chronic liver disease or advanced liver diseases like hepatitis B, hepatitis C और CLD, इन पेशेंट के अंदर अगर लीवर ब्लड एक्सेप्ट ना करें और पोर्टल वेन आगे ब्लड ना दे पाए, तो व्हाट विल हैपन टू प्रेशर इन द पोर्टल वेन इंक्रीजेस। तो फिर उस केस के अंदर 1 महीने के अंदर ये वेन जो है उसको रप्चर होना चाहिए। लेकिन देयर इज़ सम शंट, देयर इज़ सम फिजियोलॉजिकल पाथवे कि अगर इस वेन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए तो हम केवल साइड पे उसको शंट कर सके, ताकि वहाँ पे जो प्रेशर है उसको क्या कर सके, कम कर सके। तो जब लीवर डिजीज़ होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उन केसेस के अंदर हाई प्रेशर को शंट करना केवल साइड पे, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। मिसाल के तौर पे आप रास्ते पे जा रहे और आपके रास्ते में बाहर कोई ऐसी रुकावट है जो आप नहीं जा सकते, तो आप फिर अल्टरनेट यूज़ करते हैं। आपको पता होता है कि यार ये रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता भी मेरी सेम टारगेट को जा सकती है, समझ रहे कि नहीं। तो जो बाईपास है, जो शंट है, आपकी प्रॉब्लम कम करती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करती है, इसको हम कहते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस कहते हैं। अब लेके व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ दिस पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ये बॉडी में है कहाँ पे। तो लेके लोकेशन, एग्जाम के अंदर MCQs इस लोकेशन में से ही आता है, ठीक है जी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इन द बॉडी वेयर दीज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस आर प्रेजेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले के लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ये कहाँ पे होती हैं, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। सो द फर्स्ट साइट वेयर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अहम भी है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से
तो फिर इसके MCQs आप लोगों को आसानी से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फूड पाइप विच इज़ कॉल्ड एसोफेगस। ये फूड पाइप है एंड इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट पर्सन। तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ कॉल्ड एसोफेगस। एसोफेगस है। अब इस एसोफेगस के अंदर हम 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं अपर 1/3। क्या कहते हैं? अपर 1/3। फिर इसके बाद मिडल 1/3 और इसके बाद लोअर 1/3 है। ठीक है जी। अब इस तरह आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। नंबर फर्स्ट जो है, ये जो अपर 1/3 है उसको आप लोगों ने लिखना है कि दैट इज़ दी अपर 1/3, अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस। इसको हम कहते हैं मिडल 1/3, दैट इज़ दी मिडल 1/3। और सबसे लास्ट में क्या है? लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड दी लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस। नाउ इस अपर 1/3 के अंदर जो वेन्स होते हैं, इन सब को कहते हैं इन एरिया के अंदर सब म्यूकोजल वेन। कौन से होते हैं? सब म्यूकोजल। उन वेन से ये जो अपर 1/3 है, इसका जो ब्लड होता है, ब्लड ये इवेंचुअली जाके ड्रेन होता है इनटू सुपीरियर वीना केवा। ये कहाँ पे जाता है? सुपीरियर वीना केवा। एंड डोंट फॉरगेट, सुपीरियर वीना केवा इज अ सिस्टेमिक वेन, इट इज़ अ केवल साइड। क्या है? केवल साइड है। ठीक है जी। इधर पॉइंट, ये जो मिडल 1/3 है, यहाँ से ब्लड लेने वाला जो पहला वेन होता है, इसको हम कहते हैं एक्चुअली दैट इज़ कॉल्ड एजाइगस वेन। कौन सा? एजाइगस वेन। तो एक्चुअली यहाँ पे जो सब म्यूकोजल वेन है, ये इवेंचुअली इनिशियली अपना ब्लड किसको देती है? एजाइगस वेन। एंड दिस इज़ द वेन विच कलेक्ट मेजॉरिटी ब्लड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो बैक साइड है वहाँ से मेजर ब्लड कलेक्ट कौन करता है? एजाइगस वेन। लेकिन ये जब ऊपर जाता है तो रास्ते में मिडल 1/3 के जो सब म्यूकोजल वेन्स होते हैं वो भी अपना ब्लड किसको देते हैं? एजाइगस वेन। एंड नाउ दिस एजाइगस वेन, यू पीपल मस्ट नो, इट इटसेल्फ ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा। ठीक है जी, ये सुपीरियर वीना केवा में जा रही है। तो मतलब अगर हम मिडल 1/3 से ब्लड कलेक्ट करें तो वो भी इवेंचुअली जाके किसको मिलती है? सुपीरियर वीना केवा। अगेन दैट इज़ केवल साइड। ये क्या है? केवल साइड है। ये भी सिस्टेमिक साइड है। लेकिन कल के टॉपिक में जो लोग मौजूद है और कल के टॉपिक को जिसने पढ़ा है, उनको ये पता है कि जो लोअर 1/3 है, इसको ब्लड सप्लाई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से मिलती है। याद है कि नहीं कि लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस एंड अपर हाफ ऑफ द लेसर कर्वेचर, इसको ब्लड कौन देती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और वो सीलियक ट्रंक से आती है। कहाँ से आती है? सीलियक ट्रंक। तो यहाँ से वापस ब्लड लेने वाला वेन जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगा। समझ रहे कि नहीं? कौन सा होगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विच गट? फोर गट। ये किस कैसा है? फोर गट। और कल के लेक्चर में बार बार इस पे मैंने बात की थी कि ऑल द ब्लड फ्रॉम द फोर गट दे विल ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। कहाँ पे? पोर्टल वेन। हमने कितने गट्स पढ़े? 3 गट पढ़े, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। वेरी गुड। इफ़ यू रिमेंबर कि फोर गट की जो वापस ब्लड सप्लाई है वो किस वेन को मिलेगी? पोर्टल वेन। मिड गट को ब्लड वापस जो है सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन को मिलेगी। और जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन है वो ब्लड कहाँ से लेगी? हाइंड गट से लेगी। याद है कल के नहीं? और हमने बोला था कि स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन ये जब दोनों मिलती है तो उससे पोर्टल वेन बनती है। क्या बनती है? पोर्टल वेन। तो प्लीज़ रिमेंबर एवरीवन, फोकस हियर कि लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस दे इनिशियली ड्रेन देयर ब्लड टू दी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन विल लीड टू ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। ये कहाँ पे जाएगी? पोर्टल वेन। क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर गट और फोर गट की ब्लड कहाँ पे जाएगी? पोर्टल वेन। एंड दिस पोर्टल वेन विल ड्रेन ब्लड इनटू द लीवर। ये कहाँ पे जाएगी? लीवर में जाएगी। दैट इज गिव ब्लड टू द लीवर। और लीवर के अंदर ये हेपेटिक वेन को देगी। हेपेटिक वेन आगे जाके इन्फीरियर वीना केवा को देगी। ठीक है जी। और जो इन्फीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा है, ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट को ड्रेन करती है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में दैट इज़ द ईजी वे हाउ टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। नाउ रिमेंबर, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरह कि आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है। और से सुने, मैं यहाँ पे ये वेन ड्रा करने लगा हूँ, फोकस के साथ सुनेंगे तो मज़ा भी आएगा। दीज आर द सब म्यूकोजल वेन ऑफ द अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस। ठीक है जी। फिर इसके बाद लेके दीज आर द सब म्यूकोजल वेन इन दी मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस एंड दीज आर द सब म्यूकोजल वेन इन दी लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब सवाल ये है कि ये सारे के सारे वेन आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं। समझ रहे कि नहीं? अब ये जो सब म्यूकोजल वेन है, इसने ब्लड किसको देना है? सुपीरियर वीना केवा। बट इस वेन ने इनिशियली ब्लड जायगस वेन और फिर सुपीरियर वीना केवा। बट इसने ब्लड इनिशियली लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन
फिर पोर्टल वेन और फिर लीवर में जाएगी। समझ रहे कि नहीं? अब देखें, अब ये जो है सब म्यूकोजल वेन ऑफ क्या है, अपर 1/3, और ये क्या है, सब म्यूकोजल वेन ऑफ मिडल 1/3। तो इसके दरमियान यहाँ पे एक कनेक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस, दैट इज कॉल्ड एनास्टोमोसिस। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, एनास्टोमोसिस। फिर ये कौन सा वेन है, मिडल के अपर, मिडल और ये लोअर है, तो इसके दरमियान भी एक क्या है, एनास्टोमोसिस है। सो देर आर 2 एनास्टोमोसिस इन द एसोफेगस बिटवीन डिफरेंट वेन। समझ रहे कि नहीं? अब फोकस जो बंदा करेगा उसको एंजॉय भी करेगा और उसको समझ भी आएगा। अब देखे, ये जो वेन है सारे बोले किस पार्ट का है, अपर 1/3 और ये मिडल, इसके दरमियान ये एनास्टोमोसिस है। बट इसके ऊपर जो वेन है उसका ब्लड किधर जा रहे हैं, सुपीरियर वीना केवा, तो इट इज केवल साइड के पोर्टल साइड, केवल साइड। अब इस एनास्टोमोस का नीचे देखे ये किधर जा रहे हैं, दैट इज सुपीरियर वीना केवा। तो इस एनास्टोमोसिस के ऊपर भी केवल साइड है और इसके नीचे भी केवल है। इसको केवो केवल एनास्टोमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, केवो केवल एनास्टोमोसिस, कि मतलब ऊपर भी वीना केवा और नीचे भी वीना केवा। बात समझ रहे कि नहीं? तो इस एनास्टोमोस का नाम क्या है, केवो केवल एनास्टोमोसिस। ठीक है जी, एक पॉइंट। अब इधर फोकस करें, इसको माइंड में रखे, मैं इधर देखे इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिखता हो ताकि आप लोग इसको याद करें। इधर फोकस करें, ये जो है ये एनास्टोमोस, इसका ऊपर एंड मिडल वाला है और इसका लोअर एंड लोअर वाला है। अब एनास्टोमोसिस के नीचे जाए, नीचे, तो ये वाला किस साइड पे जा रहे हैं, पोर्टल पे, और इस एनास्टोमोस का ये वाला साइड किधर जा रहे हैं, केवल में। तो इसका नाम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है। इसका नाम क्या है, पोर्टो केवल एनास्टोमोस है, क्योंकि इस एनास्टोमोस का नीचे वाला हिस्सा तो पोर्टल वेन में जा रहा है और इस एनास्टोमोस का ये वाला हिस्सा वीना केवा में जा रहे हैं। तो वीना केवा के लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, केवल। तो इस एनास्टोमोस का नाम क्या रखना है, शाबाश, आंसर इज पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। और जो चीज़ केवल है, वीना केवा है, रिमेंबर इट मस्ट बी ऑन द सिस्टेमिक साइड। समझ रहे कि नहीं? तो इसका नाम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस या पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है। अब मुझे समझ रहे कि नहीं? तो एसोफेगस में हाउ मेनी एनास्टोमोसिस, 2। अपर एंड में केवो केवल है और लोअर एंड में पोर्टो केवल है। तो हम तो पढ़ते हैं पोर्टो केवल या पोर्टो सिस्टेमिक पढ़ते हैं, तो वी मस्ट नो कि इट इज प्रेजेंट इन द एसोफेगस, बट कहाँ पे है, लोअर एंड में होता है। ये एमसीक्यूज आप लोग को आना चाहिए। ठीक है जी। अब लेके एग्जाम क्वेश्चन ये है कि जो एसोफेगस में पोर्टो केवल एनास्टोमोस है, इसका एमसीक्यूज ये आता है एग्जाम के अंदर कि एक इसका पोर्टल साइड होता है, तो लेके पोर्टल साइड, ठीक है जी, और एक इसका कौन सा साइड होगा, केवल साइड होता है। ठीक है जी। केवल साइड का दूसरा नाम कौन बता सकता है, सिस्टेमिक साइड। कौन सा, सिस्टेमिक साइड। ठीक है जी। अब आप लोग बताएं कि इस एनास्टोमोस का जो केवल साइड है या पोर्टल साइड है वो इनिशियली कौन सा वेन होता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। वो कौन सा होता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और से सुने कि ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगा तो पोर्टल वेन को ब्लड मिलेगी। तो वी कैन से द एनास्टोमोसिस इन द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, इसका जो पोर्टल साइड है इट इज फॉर्म बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसका जो कौन सा साइड है, केवल, वो कौन बनाता है, एजाइगस वेन, दैट इज कॉल्ड एजाइगस वेन। तो जो पहले वेन्स आते हैं उसका नाम हमने रखना है। अब समझ रहे कि नहीं? तो दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम कि इसका पोर्टल साइड कौन बना रहे, इसका केवल साइड कौन बना रहे। तो देखे इस एनास्टोमोस पे हाथ रखे, इसका ऊपर साइड देखे कौन सा पहला वेन आएगा, एजाइगस, और वो तो वीना केवा में जा रहे, तो वो केवल साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, केवल। और नीचे जाए तो पहला वेन कौन सा आएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक, और उसने किधर जाना है, पोर्टल, तो ये मतलब पोर्टल साइड बनाएगा। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो। अब लेके क्लिनिकल इंपोर्टेंस, शाबाश, क्लिनिकल इंपोर्टेंस डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? क्लिनिकल इंपोर्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे लेके एबनॉर्मल सब म्यूकोजल डायलेशन in lower end of esophagus is known as esophageal varices। इसको क्या कहते हैं, esophageal varices। अब देखें यहाँ पे इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में याद रखना है कि आज के बाद esophageal varices is nothing, it is the abnormal dilatation of submucosal vein and the lower part of the esophagus, that is very important one। इसमें आप लोगों को लिखना है commonly seen in long standing
लॉन्ग स्टैंडिंग पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड एडवांस्ड लीवर डिजीजेस, किसके अंदर होती हैं? एडवांस्ड लीवर डिजीजेस। ठीक है जी, एडवांस्ड लीवर डिजीजेस। एडवांस्ड लीवर डिजीज से मुराद CLD, क्रोनिक लीवर डिजीजेस, स्पेशली द क्लासिकल ऑफ एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हीमोक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज etc. Anything alpha 1 antitrypsin deficiency, anything which badly damage the liver in long run, they will lead to initially portal hypertension, and portal vein will break pressure on left gastric vein, and left gastric vein अगर प्रेशर में बढ़ जाए तो वो लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के अंदर वेन को क्या करेगी? डायलेट करेगी, एंड दैट डायलेटेशन इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है जी, अब और से सुने। अभी मैंने आप लोगों को ये डायग्राम तो बनाए हैं ना, आप लोग के पास ये लिखा है, शाबाश। यहाँ पे बताएं, अब ये जो एनास्टोमोस है ये अपर एंड में है कि लोअर में? लोअर में है। अब यहाँ पे देखें, इधर एक वेन है और एक वेन इधर होता है, तो इस एनास्टोमोस की हम बात करेंगे ना, इस वाले की। अब यहाँ पे कौन सा वेन है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। ये किधर जा रहा है? पोर्टल वेन में। तो अगर पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा है या लीवर फेलियर है तो पोर्टल वेन से वो ब्लड नहीं लेगी, तो व्हाट विल हैपन टू प्रेशर इन द पोर्टल वेन? इंक्रीजेस। और पोर्टल वेन बैक प्रेशर किस पे लगाएगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और बैक प्रेशर ये लोअर एंड ऑफ वेन पे लगाएगी कि भाई मुझ में ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है, मुझसे ऑलरेडी आगे ब्लड नहीं जा रही, तो तुम भी मुझे ब्लड ना दो। तो यहाँ पे सब म्यूकोजल वेन की क्या होगी? डायलेशन। अब अगर ये शंट ना होता, ये एनास्टोमोस ना होता, तो 2 दिन के अंदर ये वेन तो बहुत थिन है, ये तो बहुत कमज़ोर है, इस पे प्रेशर बढ़ता और ये रप्चर कर लेता। लेकिन सालों साल तक क्या होता है, ये जो पोर्टल वेन होता है, ये जो बैक प्रेशर सब म्यूकोजल वेन पे लगाती है, तो ये हाई प्रेशर से इस एनास्टोमोस के ज़रिए ब्लड किधर जाती है? मिडल पार्ट में। और मिडल पार्ट उस ब्लड को एजाइगस वेन में देगी और वो सुपीरियर वीना केवा में देगी। तो इस शंट का काम ये हुआ कि व्हेन देयर इज अ पोर्टल hypertension or advanced liver diseases, it allow or it provide extra bypass pathway to the blood to shunt from portal side into the caval side। कहाँ पे जाए? केवल साइड पे जाए। अब खुद देखे, अगर ये शंट ना होता तो हम ब्लड को बाईपास ना कर सकते, तो फिर ये कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करता? मतलब एक वक्त आता कि इसने रप्चर होना था, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो इस एनास्टोमोस का फ़ायदा है कि नहीं? तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा कम्बिनेशन जिसमें लीवर फेलियर या पोर्टल हाइपरटेंशन के दौरान जो ब्लड है वो हम पोर्टल साइड से किस साइड पे शिफ्ट करें? केवल साइड पे। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। लेकिन हर एक चीज़ की हद है, कब तक ये चलेगी? 10 साल, 8 साल, 1 डेकेड्स तक अगर ये चले, बट पेशेंट इस डिजीज़ को कंट्रोल ना करे, हेपेटाइटिस बी, सी की ट्रीटमेंट ना करे, एक वक्त आएगा कि दिस वेन विद द टाइम बिकम थिक और थिन, they become thin because of more pressure, and a time will come they will rupture। वो क्या करेगी? रप्चर करेगी। और जब ये रप्चर करेगी तो ब्लीड होगा कि नहीं? और जब ब्लड निकलेगी तो वो पेशेंट वोमिट करेगा। द पेशेंट मस्ट प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस। किसके साथ आएगा? हेमाटोमेसिस के साथ आएगा। तो आज के बाद MCQs में याद रखे, अ पेशेंट विद CLD, ये लेके चाबा जल्दी लेके मैं एक सेंटेंस बताने लगा हूँ और ये एग्जाम के अंदर बहुत काम आने वाली सेंटेंस है। ठीक है जी, तो पहला लेके, अ पेशेंट विद CLD, CLD स्टैंड फॉर क्रोनिक लीवर डिजीज। एक्सीलेंट। वहाँ पे वो बताएंगे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हीमोक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज। लेकिन दिस डिजीजेज विल अफेक्ट द लिवर फॉर ईयर्स, दैट इज कॉल्ड CLD। द पेशेंट विद CLD प्रेजेंट विद पेनलेस, द वर्ड इज कॉल्ड पेनलेस हेमाटोमेसिस। मुंह भर के उल्टी आएगी और पेशेंट कहेगा कि जैसे वो वोमिट करता है उसमें ताज़ा खून आता है। क्या आता है? ताज़ा खून आता है। तो मैंने 2 बातें की हैं, पेशेंट विद CLD with painless hematomesis। तो think of ruptured esophageal varices। ये क्या है? ruptured esophageal varices है। esophageal varices क्या है? dilation of submucosal vein in the lower end of esophagus due to liver causes। अगर वेन डायलेट है लेकिन अभी तक वो रप्चर नहीं हुआ है, कैन द ब्लड विल आउट? नो। तो जब ब्लड आएगी इसका मतलब वेन क्या हुआ है? रप्चर्ड। तो इसका आंसर होगा रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस। इसका आंसर क्या होगा? रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस। मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब बैठे बैठाए मतलब मुंह भर के उल्टी आती है, देखो उसके अंदर अच्छा खासा ताज़ा खून होता है। क्या होता है? ताज़ा खून होता है। एक मरीज़ आता है कि डॉक्टर साहब मुझे उल्टी आई है लेकिन उसके अंदर खून के कतरे आए हैं। क्या हैं? खून के कतरे। दैट इज़ कॉल्ड डॉट ब्लीडिंग इन वॉमिटिंग। कौन सी? डॉट ब्लीडिंग।
वो कहेगा कि मुंह भर के उल्टी नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जब वो उल्टी करेगा तो उसको पेन होगा, क्या होगा, पेनफुल हीमाटोमेसिस, लेकिन उसमें ब्लड की मिकदार क्या होगी, वेरी गुड, कम होगी। और पेशेंट कहेगा कि उनके साथ तब होता है जब वो बिंज अल्कोहल लेता है, क्या लेता है, बिंज अल्कोहल। तो बिंज अल्कोहल लेने के बाद देयर इज अ रिफ्लक्स मैकेनिज्म, क्या होता है, रिफ्लक्स। और जब वो ज़ोर से वोमिट करता है तो जो म्यूकोजा है इंटेस्टाइन के सॉरी स्टमक के अंदर, उसकी टीयरिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, टीयरिंग। तो और से सुने, म्यूकोजल टीयरिंग ड्यू टू फोर्सफुल वोमिटिंग और नॉन फोर्सफुल, forceful vomiting after taking binge alcohol, but that vomit contain less blood, that is called miliary waste tear। उसका नाम क्या है, miliary waste tear, MALLORY, miliary, ये नाम सुना है कि नहीं, MALLORY ब्रैकेट miliary और फिर स्पेस WEIS waste tears, ठीक है जी, miliary waste tear TEAR। व्हाट इज miliary waste tear, आप लोग ब्रैकेट में लेके कि फोर्सफुल वोमिटिंग विद ब्लड, या फोर्सफुल हीमाटोमेसिस, इसका मतलब ब्लड इन द वोमिट है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, आफ्टर टेकिंग बिंज अल्कोहल, किसके बाद, बिंज अल्कोहल के बाद। कि पेशेंट कहेगा कि ज़्यादा अल्कोहल पीने के बाद उसको ज़ोर से उल्टी आती है लेकिन उसमें थोड़ा सा खून आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड मिलियरी वेस्ट टीयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, समझ रहे कि नहीं। तो आप लोगों ने MCQs में याद रखना है कि वेन एवर द पेशेंट कम, और नीचे लिखे ट्रीटमेंट के अंदर लेके रीएश्योरेंस, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। मरीज़ को बताइए ट्रांजिएंट है या आपने अल्कोहल ली है तब आपकी माइल्ड टीयरिंग हुई है, जब वो अल्कोहल नहीं लेगा तो उसको फिर ये प्रॉब्लम हो नहीं आएगी। सो रीएश्योरेंस एंड काउंसलिंग इज द ट्रीटमेंट, नो एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। अब समझ रहे कि नहीं। तो मैंने आप लोग के ना माइंड बनाने हैं, ब्लड इन द वोमिट इज कॉल्ड हीमाटोमेसिस। इसके साथ दो तरह के लोग आते हैं। नंबर 1 हीमाटोमेसिस विद अल्कोहल, थिंक अबाउट मिलियरी वेस्ट टीयर। हीमाटोमेसिस विद CLD, रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस, समझ रहे कि नहीं, दोनों में फ़र्क है। तो दोनों की मैकेनिज्म सेम है कि डिफरेंट है, वेरी गुड। अगर हीमाटोमेसिस के अंदर मैकेनिज्म में देयर इज रप्चर ऑफ वेसल इन एसोफेगस, दैट इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसेस, बट इफ देयर इज लॉन्गिट्यूडनल टीयरिंग ऑफ म्यूकोजा दैट विल बी मिलियरी वेस्ट, समझ रहे कि नहीं। इफ देयर इज मोर ब्लड इन द वोमिट दैट विल बी मिलियरी वेस्ट सिंड्रोम और रप्चर्ड एसोफेजियल, very good। if there is a little blood in the vomit there will be miliary waste tear। next point ये है कि painful hematomesis is miliary waste tear, painless hematomesis is a ruptured esophageal varices, समझ रहे कि नहीं। okay, which hematomesis do not require treatment, that is miliary waste tear। reassurance and counseling is one of the way how to treat those patients, but which hematomesis मस्ट रिक्वायर्ड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस। तो आप लेके ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस, दोनों में समझ गए फ़र्क है नहीं। ये 3-4 डिफरेंसेस है जो आप लोग को बताना था, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। कहाँ पे लेके, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसेस। आपके पास मरीज आता है तो तुम उसको कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है, इसके अंदर हम करेंगे एंडोस्कोपिक बेंडिंग। क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक बेंडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, एंडोस्कोपिक बेंडिंग। देखिए एंडोस्कोपिक बेंडिंग से मुराद होता है कि एक्चुअली रबर इज इंसर्टेड। ये एंडोस्कोपिक गाइडेड एक प्रोसीजर होता है और इसमें हम एक रबर जो है, रबर इज इंसर्टेड इन एसोफेगस, मतलब एसोफेगस के अंदर क्या इंसर्ट करेंगे, रबर इंसर्ट करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग। मिसाल के तौर पे उस रबर के ज़रिए हम वेन को कंप्रेस करेंगे। किसको कंप्रेस करेंगे, वेन को, और वेन जब कंप्रेस होगी तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एंडोस्कोपिक बेंडिंग। एक्चुअली अ रबर बैंड इज इंसर्टेड इन द एसोफेगस टू कंप्रेस दोज ब्लीडेड वेन एंड दैट डिक्रीज द ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है जी। कभी कभार इससे काम नहीं चलती तो लेके एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी, क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी, ये भी एक ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी। इसमें हम क्या करेंगे कि एक्चुअली एंडोस्कोपिक गाइडेड इंजेक्शन इज गिवन टू द एसोफेगस। इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि एन इंजेक्शन इज गिवन टू एसोफेगस, ठीक है जी, इंजेक्शन गिवन टू एसोफेगस। इसमें मेन पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, टू व्हाट आंसर इज श्रिंक दोज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को क्या करना है, श्रिंक करना है, और जब ब्लड वेसल श्रिंक होगी उसकी वेजोडाइलेशन कम होगी तो उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसी भी कम हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ब्लड वेसल को ख़त्म करना चाहते हैं, हम श्रिंक करेंगे
एंड देन लेटर बाय द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस वो अपने आप को रिपेयर कर सकेगी। ठीक है जी। तो एक्चुअली स्क्लेरोथेरापी स्क्लेरोसिस श्रिंकेज हम क्रिएट करते हैं इन दी एसोफेगस। और इसके बाद लेके वेजोप्रेसिन क्या दे सकते हैं, वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन से मुराद क्या होता है कि हम एडीएच एनालॉग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एडीएच एनालॉग। या मिसाल के तौर पे वेजोप्रेसिन इज एनीथिंग विच कैन प्रेस द विसल, और जब आप विसल को प्रेस करेंगे तो फिर इसकी वजह से ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है। और चौथे नंबर पे एक आता है उसको हम कहते हैं बैलून डायलेटेशन। कौन सा, बैलून। कि एक एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी प्रोसीजर होता है, उसमें जैसे वेन होता है उसके नज़दीक हम बैलून लेके जाते हैं और उसको इन्फ्लेट करते हैं। तो अगर वो बैलून इन्फ्लेट हो जाए तो वो वेसल को क्या करेगी, कंप्रेस करेगी, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। तो एंडोस्कोपिक बेंडिंग, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरापी, वेजोप्रेसिन एंड endoscopic balloon dilatation is all the procedure through which we can stop bleeding in case of esophageal varices। ठीक है जी। और अगर पेशेंट है उसने ज़्यादा ब्लड जो है ना ज़ाया किया है और हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, उसका बीपी क्या है, कम है, यू मस्ट ट्रांसफ्यूज द ब्लड एज वेल। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज द ब्लड। पहले हम ब्लड को देखेंगे पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो इफ हाइपोटेंसिव देन अरेंज द ब्लड एज वेल। ठीक है जी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड अरेंज करेंगे। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था इन केस ऑफ लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस। अब पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोस लिखे और कहाँ पे होता है, तो अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। कहाँ पे होता है, अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। एक तो हमने पढ़ा कि पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस ये कहाँ पे होता है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। दूसरी जगह जो है अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम है। ये भी बहुत अहम है, इसको भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस एरिया। रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी। इट इज अ पार्ट ऑफ कोलोन दैट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज प्रेजेंट एट द हाइंड गट। कहाँ पे होता है, हाइंड गट में होता है। देखें रेक्टम को भी हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, दैट इज कॉल्ड अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है जी। इस तरह अपर, मिडल एंड लोअर 1/3। किताब वालों ने बहुत आसानी के साथ इसको डिवाइड किया है 2 में, अपर 2/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है जी। लेकिन आप लोग इसको ऐसे याद करें तो दैट विल बी गुड वन, दैट इज लोअर 1/3। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रेक्टम। ठीक है जी। अब गौर से सुने, कल के टॉपिक में जो बंदे मौजूद थे इसलिए मैं कहता हूँ डेली क्लास लेना, आप लोग को समझाएगी कि एनाटॉमी क्या है। कल हमने हाइंड गट जब पढ़ा था तो उसमें अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम भी हमने डिस्कस किया था। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी याद है कि नहीं, वो कहाँ से आता है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। तो यहाँ से जो वापस सब म्यूकोजल वेन के अंदर जो वेसल्स होते हैं उससे वापस ब्लड लेने वाली जो वेन होगी वो सुपीरियर रेक्टल वेन है। क्या है, सुपीरियर रेक्टल वेन है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला पार्ट रेक्टम का अपर पार्ट है कि मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट है। यहाँ से ब्लड वापस लेने वाली वेन मिडल रेक्टल वेन होगी। कौन सी, मिडल रेक्टल वेन। और सबसे एंड पे देखे ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द इंफीरियर रेक्टल वेन। ऐसा है कि नहीं, दैट इज द इंफीरियर रेक्टल वेन। सो दीज आर द 3 वेन विच टेक ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेक्टम। अब मुझे साहब यहाँ पे फोकस होकर बताए, द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम इनिशियली गिव देयर ओन ब्लड टू द superior rectal vein and then eventually it will drain into the inferior mesenteric vein. Don't forget yesterday I told you कि हाइंड गट जो ब्लड लेती है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के जरिए, उसका ब्लड उल्टा हम किसको देंगे, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन को देंगे। एंड दिस अपर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड गट। तो सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन देयर ब्लड इनटू इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। और रिमेंबर आई टोल्ड यू यस्टरडे कि इट ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन। याद है कि नहीं कि जो इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन है ये पोर्टल वेन बनाने में हेल्प तो नहीं करती, बट ये कहाँ ड्रेन होती है, स्प्लीनिक वेन। और ये स्प्लीनिक वेन किसके साथ मिलता है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन इवेंचुअली फॉर्म दी पोर्टल वेन। तो हमें इतना समझ आना चाहिए कि देखे कल के एनाटॉमी लेक्चर ने आपको आसान बनाए हैं कि दिस सुपीरियर रेक्टल वेन ड्रेन देयर ब्लड इवेंचुअली इनटू दी पोर्टल साइड। ये कहाँ पे जाएगी, पोर्टल साइड पे। ये पोर्टल वेन को अपना ब्लड देगी। यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं, ओके जी। अब देखें मिडिल रेक्टल वेन, इसके अंदर लेके इसने अपना ब्लड देना है आगे इंटरनल इलियक वेन को। किसको देना है, इंटरनल इलियक वेन। आप पूरा नाम लेके ताकि आप लोग को याद भी हो, आई स्टैंड फॉर इंटरनल इलियक वेन। और जो इंटरनल इलियक वेन है ये किसके साथ मिलता है, एक्सटर्नल इलियक वेन। तो इससे क्या बनेगी, एक्सीलेंट, कॉमन इलियक वेन। और जब 2 कॉमन इलियक वेन आपस में मिलते हैं सो दे फॉर्म इंफीरियर वीना केवा। ये क्या बनाएगी, इंफीरियर वीना केवा बनाएगी। अब समझ रहे कि नहीं। तो एक्चुअली जो मिडल पार्ट ऑफ द रेक्टम है
उसका ब्लड इवेंचुअली केवल साइड पे जा रही है, एंड दैट इज कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा। ठीक है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ रिमेंबर, अब किसकी बारी है? इंफीरियर रेक्टल वेन। इसने अपना ब्लड आगे देना है इंटरनल पुडेंडल वेन। किसको ब्लड देना है? इंटरनल पुडेंडल वेन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरनल पुडेंडल वेन। और ये जो इंटरनल पुडेंडल वेन है, इसने फिर आगे ब्लड देना है सेम इंटरनल इलियक वेन को। किसको देना है जी? इंटरनल। और इंटरनल किसके साथ मिलती है? एक्सटर्नल टू फॉर्म कॉमन इलियक वेन, और कॉमन इलियक वेन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इंफीरियर वीना केवा। ठीक है जी, तो ये अपना ब्लड फिर आगे किसको देगी? इंफीरियर वीना केवा को देगी। तो देखे मिडल पार्ट और लोअर पार्ट, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। मिडल पार्ट एंड लोअर दोनों की ब्लड इवेंचुअली पहुंचेगी इंफीरियर वीना केवा में, लेकिन जो अपर पार्ट है सुपीरियर रेक्टल वेन, उसने ब्लड जाके किसको पहुंचानी है? पोर्टल वेन को पहुंचानी है। किसको? पोर्टल वेन को पहुंचानी है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, और आप लोगों का यहाँ पे रिस्पांस बहुत मैटर करता है, ताकि आई नो कि आप लोगों ने अब कितना सीखा है। दिस इज सुपीरियर रेक्टल वेन, और ये क्या है? मिडल रेक्टल एंड इंफीरियर। तो सुपीरियर और मिडल के दरमियान ये कनेक्शन है कि नहीं? दैट इज एनास्टोमोसिस। क्या है? एनास्टोमोसिस। फिर मिडल और लोअर के दरमियान ये क्या है? एनास्टोमोसिस है। अब बताएं, इस एनास्टोमोस का अपर वाला पार्ट किधर जा रहा है? पोर्टल। और इस एनास्टोमोस का लोअर पार्ट किधर जा रहा है? दैट इज केवल। सो दिस इज अ पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ये क्या है? पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ऐसा है कि नहीं? अब इधर फोकस करें, अगर आप इस पे इस तरह हाथ रखें, दिस एनास्टोमोसिस, इसका अपर पार्ट कौन सा आता है? मिडल। और इसका लोअर आता है, तो इसका अपर किधर जा रहा है? हाँ जी, सिस्टेमिक में, वीना केवा में, और इसका नीचे भी वीना केवा। सो दिस इज केवो केवल एनास्टोमोसिस। क्या है? केवो केवल। तो इसमें पोर्टो केवल ऊपर वाला है कि नीचे? हाँ, ऊपर वाला है। सो दैट इज वाई पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस इन द रेक्टम प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। यह कहाँ पे होती है? अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। एसोफेगस के अंदर कहाँ पे थी? लोअर पार्ट में होती है, और रेक्टम में ये अपर पार्ट में होती है। ठीक है जी, तो ये एक एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने यहाँ से गेट करना है, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये पता चले, लेके जनाब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में आप लोगों ने इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि इन CLD ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सारा का सारा आसान है उस बंदे के लिए जिसने पिछले 2 क्लास लिए हैं, बिकॉज वी स्पेंड 2 हार ऑन दिस फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। एंड इफ़ यू नो, कल को अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा कि सुपीरियर रेक्टल वेन क्या है, आर्टरी क्या, तो उसको ये चीज़ कभी समझ नहीं आएगी। तो जिसको नहीं समझ आ रही उसको अपने आप का पता होगा, जाके पहले वो 2 लेक्चर ले ले, वो लेक्चर लेंगे तो तब जाके आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है जी। सो CLD ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, द बैक प्रेशर will come on upper part of rectum, which leads to dilation of submucosal vein and result। अब देखें थोड़ा सा ना इसको लिखने से पहले आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इसको सीखें और यू पीपल नो कि व्हाई इट हैपन लाइक दिस। इफ़ देयर इज अ CLD पेशेंट और एडवांस लीवर डिजीज पेशेंट, तो डेफिनेटली द लीवर इज फाइब्रोटिक, द लीवर इज डैमेज इन सच अ वे इट विल नॉट टेक ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन। तो व्हाट विल हैपन टू बैक प्रेशर ऑन द पोर्टल वेन इंक्रीज। तो CLD पेशेंट में पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। पोर्टल वेन जब प्रेशर से भर जाएगा और उसमें प्रेशर इतना आएगा कि वो आगे ब्लड नहीं दे पाएगा, तो प्रेशर आगे की बजाय किधर जाएगी? बैक। एंड दिस पोर्टल वेन विल अप्लाइड बैक प्रेशर ऑन द स्प्लीनिक वेन, और स्प्लीनिक वेन स्प्लीन पे प्रेशर लगाएगी तो स्प्लीनोमेगेलिया होगी, और स्प्लीनिक वेन जहाँ से ब्लड लेता है उस पर भी प्रेशर जाएगा। तो व्हाट विल हैपन टू प्रेशर इन इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन इंक्रीज, और ये किस पे लगाएगा? सुपीरियर रेक्टल वेन। और सुपीरियर रेक्टल वेन सब म्यूकोजल वेन ऑफ द अपर 1/3 ऑफ रेक्टम पे लगाएगा, जहाँ पे वेन की क्या होगी? डायलेशन। दैट इज कॉल्ड रेक्टल वेरिसिस। क्या है? रेक्टल वेरिसिस। ऊपर हमने क्या पढ़ा है?
एसोफेजियल वेरिसिस और ये क्या है, रेक्टल वेरिसिस। तो याद रखे वेरिसिस इज नथिंग, इट इज दी सब म्यूकोजल वेन डायलिटेशन इन द जीआईटी, कि जीआईटी में जहाँ पे भी कौन से वेन, सब म्यूकोजल वेन की डायलेशन होगी तो उसका नाम क्या है, वेरिसिस। अगर वो एसोफेगस में है तो एसोफेजियल वेरिसिस है, अगर वो रेक्टम में है तो आंसर इज रेक्टल वेरिसिस। बट रेक्टल वेरिसिस को हम हीमोराइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोराइड्स कहते हैं, जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं, हीमोराइड्स कहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी वजह से हमें कौन सी कंडीशन मिलेगी, हीमोराइड। बट इधर देखें, अगर हम रेक्टम की बात करें, अब ये अपर पार्ट में है कि लोअर में, अपर पार्ट में, और ये लोअर है, तो लोअर के बाद ये जिस तरह एनल कैनाल की तरफ जा रहे, सिग्माइड कोलोन आगे, तो अगर ये डायलिटेशन इधर होती लोअर पार्ट में, सो इट इज टुवर्ड द एनल कैनाल और नॉट, यस नियर टू द एनल कैनाल, तो ये एक्सटर्नल होती। लेकिन अब ये ऊपर है, बॉडी की तरफ है, अवे फ्रॉम द एनल कैनाल है, तो ये क्या है, इंटरनल हीमोराइड्स है। तो आप लोग लिखे द पेशेंट विल डेवलप देयर इज कॉल्ड इंटरनल हीमोराइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इधर एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा जो सारे स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि इंटरनल हीमोराइड्स is the dilatation of submucosal vein in the upper part of the rectum, but it is not necessary that every internal hemorrhoid patient must have CLD। मतलब ये ज़रूर नहीं होता, इंटरनल हीमोराइड विदाउट CLD भी हो सकती है एंड विद CLD भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी पैथोलॉजी की वजह से अगर रेक्टम के अंदर किस पार्ट में, अपर पार्ट में सब म्यूकोजल वेन डायलेशन आ जाए, सो दैट मस्ट बी इंटरनल हीमोराइड। तो वी मस्ट डू एटलीस्ट LFT कि हम लीवर काजेस को भी रूल्ड आउट करें, समझ रहे कि नहीं? तो लीवर काजेस लीड टू इंटरनल हीमोराइड, बट एवरी इंटरनल हीमोराइड पेशेंट डू नॉट नेसेसरी दैट पेशेंट मस्ट हैव CLD और एडवांस क्रोनिक लीवर डिजीज। ये बात समझ गए सारे कि नहीं? लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस मरीज के अंदर इंटरनल हीमोराइड की वजह क्या हो, CLD, तो प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा, दिस हीमोराइड ब्लीड अलॉट, ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लीड करती है एंड द पेशेंट डेवलप वेट लॉस एंड आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। क्योंकि जब ज़्यादा ब्लड लॉस होगी, ज़्यादा खून लॉस होगा, तो व्हाट विल हैपन टू टोटल HB इन द बॉडी डिक्रीज, और डिक्रीज हो जाएगी एंड दिस पेशेंट मस्ट डेवलप वेट लॉस इन द पेशेंट। सो दैट इज़ वाई फॉर इंटरनल हीमोराइड इमरजेंट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इफ द काजेस क्रोनिक लीवर डिजीज। अदरवाइज जो इंटरनल हीमोराइड्स होते हैं ये इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं। और नीचे लेके दीज हीमोराइड्स आर पेनलेस हीमोराइड्स, क्या होते हैं, पेनलेस हीमोराइड्स होते हैं। ये हम पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इट इज़ अ वंडरफुल टॉपिक इन सर्जरी। हम सर्जरी में पढ़ेंगे कि इसकी ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, फिर इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। बट ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सब म्यूकोजल वेन डायलेशन इन द अपर पार्ट ऑफ रेक्टम इज इंटरनल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम इज एक्सटर्नल। External means toward the anal canal, toward the anal opening, that is external. External hemorrhoid always painful, internal hemorrhoid is always painless. The reason is कि जो external hemorrhoids है that is innervated by somatic nerve and somatic nerve is always create pain, और ये ऑटोनोमिक नर्व होती है तो इसके अंदर पेन नहीं होता है, ठीक है जी। और दोनों ब्लीड करते, क्या करते हैं, ब्लीड करते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। अगर एक पेशेंट है उसके लीवर खराब है, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बैक प्रेशर जो है वो किस पे लगेगी, सुपीरियर रेक्टल वेन के ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए ये जो प्रेशर बढ़ेगा तो ये इधर से इस एनास्टोमोस के जरिए किधर शंट होगा, मिडल पार्ट में, और मिडल पार्ट इसको कहाँ पहुँचाएगी, इंफीरियर वीना केवा। लेकिन अ टाइम विल कम कि एक वक्त आएगा कि ये मज़ीद जो है ना काम नहीं करेगा, तो 4-5-6 साल तक हेल्प दे सकता है कि नहीं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कि इट शंट द ब्लड फ्रॉम पोर्टल साइड इनटू द केवल साइड, सिस्टेमिक साइड, if there is something wrong in the portal vein and liver diseases, ठीक है जी। तो ये एक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने यहाँ से सीखना है। इसके बाद लेके इम्पोर्टेंट टेबल, अब एक टेबल ड्रा करूँगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक। आप लोगों ने वो टेबल ज़रूर याद रखना है क्योंकि उस टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे लेके दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेंट टेबल। बुक ने तो सिर्फ ये 2 लिखी है, बट इस टेबल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले देखें, if someone asks you what are the location या sites, यहाँ पे लेके साइट्स ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, हमें लोकेशन पता हो। फिर इसके 2 फेसेस होते हैं, एक इसका पोर्टल साइड होता है, कौन सा, पोर्टल साइड, और दूसरा वेरी गुड सिस्टेमिक साइड या केवल साइड, पोर्टोसिस्टेमिक और पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। तो वन इज पोर्टल साइड, अनदर इज कॉल्ड सिस्टेमिक साइड, और आखिर में लेके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्या लिखना है,
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो मेरे ख्याल में एवरी स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में अगर पास होना चाहे तो प्लीज़ दिस एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, ये टेबल आप लोगों ने नहीं भूलना, इसको याद रखना है। तो मेरे ख्याल में आप लोग खुद भी बता सकेंगे कि जो पोर्टो केवल और पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है, लेके लोअर एंड ऑफ एसोफेगस कहाँ पे होता है? लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। आप लोग खुद बताएंगे लोअर एंड ऑफ एसोफेगस। नाउ एवरीवन कैन टेल मी कि पोर्टल साइड इसका कौन सा होता है? एनीवन? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। कौन सा? लेफ्ट गैस्ट्रिक। कि लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में जो पोर्टल साइड है सारे बोले दैट इज कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक, क्योंकि पोर्टल वेन को कौन सा वेन जा रहा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। इसका सिस्टेमिक साइड क्या है? एजाइगस वेन। कौन सा होता है? एजाइगस वेन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज एजाइगस वेन। बट अगर इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहे तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस विल बी एसोफेजियल वेरिसिस। क्या कराएगा? एसोफेजियल वेरिसिस। तो वही अगर आम पब्लिक में कल को आपसे कोई ये पूछे कि डॉक्टर साहब जिगर का मसला है, हेपेटाइटिस है या कान है या लीवर फेलियर है, तो क्या जिगर के मसले में मुंह भर के खून की उल्टी हो सकती है कि नहीं? यस, दैट इज हाउ यू पीपल बिल्ड योर कंसेप्ट कि liver problem can lead to hematemesis. That is due to back pressure on the portal vein and that esophageal varices. So that must be remember. And if the patient develop hematemesis in a CLD patient, it means it shows a poor prognosis. The patient came very late in the disease. क्या है? Late in the disease. क्योंकि early ये एनास्टोमोसिस क्या करेगी? कंपनसेट करेगी कि किसी न किसी तरीके से प्रेशर को क्या रखे? कम रखे, ब्लड को बाईपास करे। बट इफ दिस डिजीज कैन लीड टू मोर प्रेशर विद द टाइम आफ्टर डेकेड and that lead to bleeding, that means the patient came very late in the stage. ठीक है जी, and that is a sign of a late presentation, that is a sign of poor prognosis. तो आज के बाद ये स्टेटमेंट आप प्रूव कर सकते हैं कि लीवर डिजीज पेशेंट डिवेलप टू हेमाटेमेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद लेके अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम कहाँ पे होता है? अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। अभी जो हमने डिस्कस किया है अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, क्या रेक्टम का जो ऊपर वाला हिस्सा है अपर पार्ट है, इसको भी ये प्रेजेंट होता है। तो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द पोर्टल साइड? सुपीरियर रेक्टल वेन। कौन सा होता है? सुपीरियर रेक्टल वेन। एंड डोंट फॉरगेट दिस विल ड्रेन इनटू इनिशियली इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। कहाँ पे जाएगी? इंफीरियर मेसेंटेरिक, एंड देन इट विल ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन, इवेंचुअली इनटू द पोर्टल वेन। और इसका जो सिस्टेमिक साइड है तो आप लोग यहाँ पे लेके दैट इज कॉल्ड इंटरनल इलियक वेन। कौन सा होता है? इंटरनल इलियक वेन। और जो इंटरनल इलियक वेन होता है इसमें आगे इंफीरियर वीना केवा में जाना होता है। ठीक है जी। तो रिमेंबर, अगर बैक प्रेशर से ये वाला जगह डायलेट हो जाए तो इंटरनल हीमोराइड्स हो सकती है। क्या हो सकती है? इंटरनल हीमोराइड्स। दैट इज कॉल्ड इंटरनल हीमोराइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरनल हीमोराइड्स। ठीक है जी, इंटरनल हीमोराइड। दैट इज कॉल्ड रेक्टल वेरिसिस। क्या हो सकता है? रेक्टल वेरिसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरनल हीमोराइड्स। ठीक है। Hemorrhoids are not cancers. Hemorrhoids are not cancerous growth. These are the rectal dilatation. ठीक है जी, हेमोराइड। इसकी वजह से कॉमन काज हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। क्या है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग सेटिंग है, लैक ऑफ मोबिलिटी है, ओवरवेट है, ओबेसिटी है। दीज ऑल आर द फैक्टर विच प्रोमोट हेमोराइड्स। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें अराउंड अम्बिलिकस, कि अम्बिलिकस के इर्द गिर्द भी देयर द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकस। अब अम्बिलिकस के अराउंड जो कौन सी? नहीं, मिडिल रेक्टल वेन तो इनिशियली उस एरिया के अंदर होता है। मेन वेन जो आती है दैट इज इंटरनल इलियक वेन। क्या है? इंटरनल, क्योंकि इसको क्लिनिकली कंसिडर किया जाता है दैट इज द वेन टू लुक एट फॉर द मिडिल पार्ट ऑफ द रेक्टम, सो दैट इज इंटरनल इलियक वेन। ठीक है जी। कहीं ना कहीं पे आप लोगों को मिडिल रेक्टल वेन, और कभी कभार कुछ बुक्स ने लिखा भी है कि जैसे रेक्टम का ऊपर वाला हिस्सा है तो उसमें तो सुपीरियर रेक्टल वेन है, फिर नीचे क्या है? मिडल है, और फिर इन्फीरियर है। तो जो मिडल और इन्फीरियर है वो तो दोनों इन्फीरियर वीना केवा में जा रही है। तो बास बुक कहती है कि जो सुपीरियर रेक्टल वेन है उसने तो किधर जाना है? पोर्टल साइड पे, लेकिन वो कहते हैं कि मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन दोनों ये केवल साइड बनाती है। क्या बनाती है? दोनों केवल। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं मिडल रेक्टल वेन। आप लोगों ने अगर एनाटोमिकली जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपने NRE1 के अंदर अगर टेक करना है तो मिडिल रेक्टल वेन को करें, बट क्लिनिकली अगर आप सर्जन के साथ सर्जरी करते हैं तो इंटरनल इलियक वेन दे कंसिडर इट। ठीक है जी। तो फॉर द NRE पर्पस इफ दे से द केवल साइड ऑफ द upper part of the rectum is formed by, answer is middle rectal vein। वो क्या है? middle rectal vein, but clinically in the surgery part we can go for internal iliac vein। ठीक है जी। तो आप लोगों ने middle rectal vein बताने, कौन सा? middle rectal vein।
फिर इसके बाद लिखे अराउंड द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस के इर्द गिर्द होता है इसका जो पोर्टल साइड होता है पेरा अम्बिलिकल वेन, कौन बनाती है जी, पेरा अम्बिलिकल वेन, दैट इज कॉल्ड पेरा अम्बिलिकल, मतलब द वेन विच सराउंड अम्बिलिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड पेरा अम्बिलिकल वेन। और यहाँ पे लिखे दैट इज एंटीरियर एब्डोमिनल वेन, कौन से होता है, छोटे छोटे वेन्स होते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वेन, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। लेकिन जब देखा गया कि इसमें कुछ इंफीरियर और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन भी होते हैं, दैट इज सिस्टेमिक साइड। तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वेन्स होते हैं इट कंटेन सम इंफीरियर एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एज वेल, ठीक है जी। तो ये जो दोनों वेन्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं और ये पोर्टो सिस्टेमिक क्या बनाता है, एनास्टोमोस बनाता है। अब अगर लीवर फेल है, देयर इज अ डैमेज टू द लीवर, एडवांस लीवर डिजीज है, तो फिर बैक प्रेशर पोर्टल वेन पे लगेगी कि नहीं, तो जब पोर्टल साइड पे प्रेशर आएगी तो वो प्रेशर किस पे लगाएगी, पेरा अम्बिलिकल वेन, और जो अराउंड द अम्बिलिकस है द वेन बिकम डायलेट और कंस्ट्रिक्ट, डायलेटेड, तो लेके इसको कैप्यूट मेड्यूसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्यूट मेड्यूसा। ये नाम आप लोगों ने सुना भी होगा कि इन CLD पेशेंट देयर इज अ एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेन अराउंड अम्बिलिकल एरिया एंड दैट इज कॉल्ड कैप्यूट मेड्यूसा एंड द रीजन इज ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ पेरा अम्बिलिकल वेन, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखे इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, कैप्यूट मेड्यूसा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कैप्यूट मेड्यूसा। तो देखिए CLD में एसोफेजियल वेरिस होता है, CLD में इंटरनल हिमोराइड हो सकता है, इन कैप्यूट मेड्यूसा दिस ऑल ड्यू टू द बैक प्रेशर ऑन द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ठीक है जी। और एक और भी लिखे बेयर एरिया ऑफ द लीवर, यहाँ पे भी एक होता है बट ये क्लिनिकली इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं बेयर एरिया ऑफ द लीवर। आप लोग को ये थोड़ा सा पता था चलो कि व्हाट इज बेयर, बेयर एरिया क्या है। द एरिया ऑफ द लीवर इज नॉट सराउंडेड बाई पेरिटोनियम, इज कॉल्ड बेयर एरिया। मिसाल के तौर पे लीवर का ऐसा हिस्सा जो पेरिटोनियम ने, फैटी लेयर ने सराउंड नहीं किया है, उस एरिया का नाम क्या है, बेयर एरिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी कुछ एनास्टोमोसिस है। इधर तो ट्रिब्यूटरी ऑफ पोर्टल वेन, ट्रिब्यूटरी से मुराद होता है छोटे छोटे ब्रांचेस ऑफ पोर्टल वेन, यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ पोर्टल वेन। और इसके बाद लेके जो सिस्टेमिक साइड है दैट इज इंफीरियर फ्रीनिक वेन होता है, कौन सा, इंफीरियर फ्रीनिक वेन, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर फ्रीनिक वेन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, इंफीरियर फ्रीनिक वेन। तो प्लीज रिमेंबर दीज आर द बोथ इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे लेके नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, इसका मतलब कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आती, व्हेन दे आर डायलेटेड दे आर माइन्यूट इनफ, दे आर नॉट सीन ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन, सो नॉट क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरेटिकली यू मस्ट नो कि देयर इज द एरिया ऑफ द लीवर विच इज़ नॉट सराउंडेड बाई पेरिटोनियम, उसके अंदर भी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोस होता है। तो पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस एट द बेयर्ड एरिया, इसका जो पोर्टल साइड है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन बनाती है और उसका जो केवल साइड है वो इंफीरियर फ्रीनिक वेन बनाती है, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट व्हाई यू पीपल मस्ट रिमेंबर। अब आप लोग कहोगे कि इन सब के अंदर अहम कौन से है, तो पहले दो, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड अपर पार्ट ऑफ द rectum, these are clinically important in the exam, ठीक है जी। they will ask you the question in this area and they will ask the question in esophageal varices and they will test you upon between the difference of miliary waist tear and esophageal varices rupture. They will give you a history of hematemesis, but you must know it is either after binge alcohol or it is with CLD patient, either it is fresh blood in the vomit or it is dark blood in the vomit, either it is a painful vomit or a painless vomit. They will always tested upon like that. And if miliary waist tear is come, then no treatment is required. A reassurance and try to counsel the person is one of the way how to treat that condition, ठीक है जी। अब ये तो आप लोग को समझ आ गई, ठीक है जी। अब लिखे क्विक पॉइंट्स, लिखे इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स, जो रिमेनिंग एरिया है ना एब्डोमेन के अंदर, अभी मेन पार्ट हमने कर ली है, लेकिन अब जो मेन एरिया है जिसको मेन क्विक पॉइंट्स कहते हैं NRE 1 के लिए, वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखे इम्पोर्टेंट क्विक पॉइंट्स, ठीक है जी। अब ये जो क्विक पॉइंट्स होते हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्विक पॉइंट्स नंबर 1, इसमें लिखे द फर्स्ट पॉइंट यू पीपल मस्ट रिमेंबर के लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू, आई थिंक आप लोग को शायद पता भी है कि एक्चुअली टेस्टिकुलर वेन्स आर टू, राइट टेस्टिकुलर एंड लेफ्ट टेस्टिकुलर। इनको हम मेल के अंदर गोनेडल वेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोनेडल वेन। आप लोग को मैंने कंसेप्ट बताई थी कि जो टेस्टिस है, लेफ्ट टेस्टिस से जो ब्लड लेने वाली वेन है वो लेफ्ट रीनल वेन में जा रही है, कहाँ पे, लेफ्ट रीनल,
और वो जाके इन्फीरियर वीना केवा में जा रही है। बट जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो डायरेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी अप्रिशिएटेड, वेरी गुड कंसेप्ट। बट जो लेफ्ट रीनल वेन है उसका डायमीटर कम है, इन्फीरियर वीना केवा का डायमीटर ज़्यादा है। तो जहाँ पे प्रेशर एरिया कम है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, एक्सीलेंट। तो वी से कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन द ब्लड अगेंस्ट हाई प्रेशर वेसल, हाँ जी, अगेंस्ट हाई प्रेशर वेसल। और जो राइट टेस्टिकुलर वेन है इट ड्रेन द ब्लड अगेन लो प्रेशर वेसल। ठीक है जी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है ये ब्लड देती है लेफ्ट रीनल वेन को, किसको, लेफ्ट रीनल। और जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो इन्फीरियर वीना केवा, और ये मैंने लिखा भी है कहीं पे। अब ये जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है ये ब्लड देगी रीनल वेन को अगेंस्ट हाई प्रेशर, तो इसके लिए आसान होगा कि मुश्किल। तो रिटेंशन ऑफ द ब्लड के चांसेस लेफ्ट साइड पे ज़्यादा, दैट इज़ वाई वेरिकोसील चांसेस आर वेरी हाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेस्टिस। ऐसा है कि नहीं, पेम्पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस जो है वो डायलेट होती है एंड स्क्रोटल स्वेलिंग के साथ पेशेंट आता है। तो आप लोग लेके लेफ्ट रीनल वेन, ये कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट रीनल वेन। दैट इज़ वन ऑफ द टेस्टेड क्वेश्चन इन एग्जाम एंड दिस कंसेप्ट विल टेल यू कि वाई वेरिकोसील वेरी कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई एक्सप्लेन यू दैट। और जब हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं, स्क्रोटम पे लाइट टार्च जो है ना थ्रो करते हैं, तो उसमें बेग्स ऑफ वार्म अपीयरेंस आता है। कौन सा, बेग्स ऑफ वार्म। बेग यहाँ पे शो करते हैं स्क्रोटम, क्या है, स्क्रोटम। और वार्म का मतलब, कीड़े का मतलब ये है कि उसमें छोटे छोटे वेन क्या हो जाते हैं, डायलेट, एंड दे लुक लाइक द वार्म। सो बेग ऑफ वार्म अपीयरेंस ऑन ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट ऑफ द स्क्रोटम मस्ट रिमेंबर इट इज वेरिकोसील। वो क्या है, वेरिकोसील। विच साइड इज वेरी कॉमन, लेफ्ट साइड इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट देखें कि the blood supply to suprarenal gland, the gland above the kidney is called suprarenal gland, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है जी, सुप्रारीनल ग्लैंड। अब और से सुने, ये एमसीक्यूज कभी कभार टेस्ट किया जाता है, तो यू पीपल हैव द क्लियर कंसेप्ट अबाउट इट। ठीक है जी, नंबर 1, नाम से पता चलता है कि सुप्रारीनल ग्लैंड है तो उसको ब्लड देने वाली वेसल जो है सुप्रारीनल आर्टरीज है। क्या है जी, सुप्रारीनल आर्टरीज, नंबर 1। ठीक है जी, नंबर 2 लिखे, इसको ब्लड मिलती है ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। कहाँ से मिलती है, ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। बताया ना, रीनल आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू दी किडनी, बट ऑन द वे इट गिव ब्रांचेस एंड दोज ब्रांचेस आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव ब्लड टू दी, आंसर इज सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। विच आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। वैसे फ्रेनिक इज द वर्ड यूज फॉर डायफ्राम, बट दीज आर्टरी आल्सो कंट्रीब्यूट सम ब्लड टू दी सुप्रारीनल आर्टरी। समझ रहे हैं क्या नहीं, इस तरह है कि नहीं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सीखना है, और से सुने। अब आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो ये बताएंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रीनल ग्लैंड आर ट्रू एक्सेप्ट। तो वो कितने ऑप्शन देंगे, 4, उनमें से 3 ठीक होंगे और एक और आर्टरी देंगे जो वो गलत होगा। तो मतलब सुप्रारीनल ग्लैंड को ब्लड मिलती है सुप्रारीनल आर्टरी से, ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी एंड inferior phrenic artery. So these 3 are the main resources that supply blood to the suprarenal gland. इसके अलावा अगर आएगी तो मतलब वो ब्लड सप्लाई नहीं देगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट दैट इज फॉर द एग्जाम के द डर्माटोम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, द डर्माटोम अराउंड अम्बिलिकस। ठीक है जी, अराउंड अम्बिलिकस ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश। ठीक है जी, अराउंड अम्बिलिकस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम। वो आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ओके, अब व्हाट इज डर्माटोम पहला। ठीक है जी, डर्माटोम क्या है, डर्माटोम के बारे में एक पॉइंट याद रखें, इट इज़ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्किन, इट इज़ द स्पेसिफिक स्किन एरिया इनर्वेटेड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व। समझ रहे कि नहीं, एक स्पाइनल नर्व, जैसे मिसाल आप T2 ले ले, जैसे thoracic 12 ले ले, T12, जैसे L1 ले ले, एक एरिया से स्पाइनल नर्व कितनी होगी, एक, जो बॉडी में जाके स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्किन को सप्लाई करेगी, इनर्वेट करेगी, उसको क्या कहते हैं, डर्माटोम। तो सिंपल वर्ड में कि व्हेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्किन इज इनर्वेटेड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व दैट इज कॉल्ड डर्माटोम। तो ये कहते हैं कि जो अम्बिलिकस के इर्द गिर्द एरिया है इसको कौन सी स्पेसिफिक स्पाइनल नर्व इनर्वेट करती है, तो लेके T10 विल बी द आंसर। कौन सा, T10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये क्या है, T10 विल बी द आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड T10। और ये जो T10 है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट को भी इनर्वेट करती है। कौन सा,
राइट लोअर क्वाड्रेंट अप टू सम एक्सटेंट। सो दैट इज वाई अपेंडिसाइटिस का जो पेन होता है वो लोकलाइज है कि रेफर्ड पेन है, रेफर्ड पेन। द रीजन इज कि राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड अराउंड अम्बिलिकस देयर इज अ डर्माटोम नोन एज T10 and that lead to referred pain in appendicitis। समझ रहे कि नहीं? तो हम कहते हैं राइट iliac fossa pain radiate toward the umbilicus, that is because of T10 involvement, that is very important one, that is because of T10 involvement। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेके एग्जाम के अंदर आता है कि T7 एपिगैस्ट्रिक एरिया में होता है। कौन सा? एपिगैस्ट्रिक। ये अम्बिलिकस से ऊपर होगा कि नीचे? यानी इज अबव अम्बिलिकस, दैट इज T7। तो T10 कहाँ पे है? अराउंड दी अम्बिलिकस, ठीक है जी। और एक लेके L1 दैट इज अबव इन्ग्वाइनल लिगामेंट। अब ये तीन MCQ याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अबव इन्ग्वाइनल लिगामेंट, तो इन्ग्वाइनल लिगामेंट इज अबव अम्बिलिकस और बिलो, बिलो दैट इज टुवर्ड्स सुप्राप्यूबिक एरिया। तो ये तीन डर्माटोम्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि एपिगैस्ट्रिक एरिया इनर्वेटेड बाय द नर्व कम फ्रॉम T7, अराउंड द अम्बिलिकस इज T10 एंड above the inguinal ligament that is L1। ठीक है जी। इस तरह का आप लोगों ने इसको याद करना है। MCQs के हवाले से एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। फिर इसमें आप लोगों को लिखना है कि द नर्व इनर्वेशन, द नर्व इनर्वेशन एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल originated from डैश। कहते हैं कि जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं उन सब को अगर हमने नर्व इनर्वेशन देनी है, उसकी जो चेन है वो ओरिजिनेट होती है, याद रखें T7 से। कहाँ से? T7 से लेके T8 आएगी, T9, T10, T11 एंड T12 प्लस L1, इसके अंदर L1 भी आती है। सो लोअर थोरेसिक 6, मतलब जो थोरेसिक्स है उनके लोअर 6 प्लस L1 नंबर 1, इनसे जितनी भी नर्व निकलती है दे मेनली इनर्वेट रिगार्डिंग सेंसरी एंड मोटर इनर्वेशन टू द मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है जी। ये एब्डोमिनल मसल को जो है ना, इसको थोरैकुलम्बर इनर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैकुलम्बर ओरिजिन कहते हैं कि इसमें थोरैसिक और लंबर दोनों इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQs के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलो कि हमने मसल पढ़े थे ना, मसल के नाम कौन बता सकता है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक, दीज आर एंटेरोलेटरल। कौन सी? एंटेरोलेटरल। जैसे रेक्टस एब्डोमिनस, पायरामेडियलस, वो तो एंटीरोमीडियल है, तो ये क्या है? एंटीरोलेटरल है। और इसके बाद क्या था? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, ठीक है जी। और फिर फेशा ट्रांसवर्सेलस है। क्या है? फेशा ट्रांसवर्सेलस है। ऐसा है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली ये इन मसल्स के बीच में से आती है एंड दे आर वेरी नियर टू द इंटरनल ओब्लिक मसल। कहाँ के साथ होते हैं? इंटरनल। तो जब सर्जन सर्जरी करता है, द सर्जन मस्ट केयरफुल अबाउट दीज नर्व इंजरी एंड दे मस्ट सिक्योर द इंटरनल ओब्लिक मसल वेरी केयरफुली, अदरवाइज देयर इज द इंजरी ऑफ नर्व टू दिस एरिया। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इनर्वेशन हमारे एब्डोमिन मसल्स को देते हैं एंड द चेन स्टार्ट फ्रॉम T7 एंड द एंड ऑफ द L1। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और आप लोगों ने क्विक पॉइंट्स में लिखना है जो MCQs आता है कि देयर इज अ कैंसर इन असेंडिंग कोलोन। कहाँ पे कैंसर है? असेंडिंग कोलोन। ठीक है जी। कैंसर असेंडिंग कोलोन इफ मेटासिटाइज। व्हाट इज मेटासिटाइज? वेरी गुड। स्प्रेड इट विल इन्वॉल्व विच ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। आप लोग अगर स्नेल एनाटमी पढ़ते हैं ना, तो उसमें तकरीबन एब्डोमेन के 20 क्वेश्चन में से 10 या 12 क्वेश्चन सारी की सारी इस लिम्फ नोड के ऊपर लिखी है। ठीक है। और वो मेटास्टेसिस के ऊपर लिखी है, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि मेटास्टेसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो आप लोग को लिखा है इसका मतलब समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि असेंडिंग कोलोन है। क्या है जी? असेंडिंग कोलोन है, और इसकी अगर कैंसर स्प्रेड करती है तो वो किस लिम्फ नोड में जाके उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर है अपेंडिक्स में। कहाँ पे? अपेंडिक्स में। सारे बिल्कुल गौर से सुने, अपेंडिक्स में। और अगर वो मेटासिटाइज करे तो वो किस लिम्फ नोड में जाएगी? कैंसर है मिसाल के तौर पे स्टमक में, अगर वो मेटासिटाइज करे एब्डोमेन के अंदर तो वो किस लिम्फ नोड में जाएगी? कैंसर स्प्लीन में है, अगर वो मेटासिटाइज करे
तो वो किस लिम्फ नोड में जाएगी। कैंसर लीवर में है, अगर वो मेटास्टेटाइज करे तो वो किधर पे जाएगी। और कैंसर जो है आप लोगों ने ज्यूजुनम याद रखना है, वो मेटास्टेटाइज करे तो वो किधर पे जाएगी। मैंने कितनी चीज़ें बोली है, ये जितनी भी है इसका कमाल जो है ना, इसको याद करने का तरीका सिर्फ नीड 1 मिनट अटेंशन। क्या आप लोगों ने इसको रट्टे ज़िंदगी भर नहीं लगाने हैं, और ये वो बात बताएं लगाओ जो लोग सालों साल नहीं सीखते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें सीनियर से मिला है। सो आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस टू यू गाइज, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, यू पीपल विल अप्रिशिएट। एग्जाम में बाज़ MCQs को देख कर ही बंदे को पता चलता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हिंट मौजूद होता है। वो हिंट आपको बताता है कि वाई दिस MCQs इज़ गोइंग लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये हिंट वाले MCQs है। अब और से सुने, इसको थोड़ा सा ना समझते भी हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, व्हाट इज़ दिस एब्डोमिनल aorta, abdominal aorta, abdominal aorta, don't forget start from T12 and they will bifurcate at the level of L4. कहाँ पे? L4. Now in between there must be L1, there must be L2 and that must be L3. I think that is very easy to you guys now क्योंकि we discuss this in a greater detail, right? आओ यहाँ पे the branch will come from the front is visceral branches, the branches from the side is called peripheral branches like suprarenal artery, रीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी, ये सारी क्या है? दैट इज पेरिफेरल ब्रांचेस। एक्सीलेंट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड सीलियक ट्रंक, दैट इज सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड दैट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। याद है कि नहीं? अब जहाँ से इस अयोटा के अंदर से आर्टरीज निकलती है, उन आर्टरीज के साथ साइड पे जाके छोटे छोटे लिम्फ नोड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड। अब देखें, ये लिम्फ नोड किस आर्टरी के साथ है? सारे बोले इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। किसके साथ है? इंफीरियर। ये लिम्फ नोड किसके साथ है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और ये किसके साथ है? सीलियक ट्रंक के साथ होते हैं। ठीक है जी। तो जो लिम्फ नोड हमें मिलती है किस ट्रंक के साथ, इसको हम एनाटॉमी के अंदर सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। और जो किसके साथ है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड कहते हैं। और इसका नाम क्या होगा? इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड होगा। अब समझ गए कि नहीं? बट बाज़ लिम्फ नोड ऐसे होते हैं कि वो अयोटा की साइड पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? साइड पे। अब ये अंदर फ्रंट पे है कि साइड पे है? साइड पे है। इनको कहते हैं पारा अयोटिक लिम्फ नोड। क्या कहते हैं? पारा अयोटिक लिम्फ नोड। अब समझ गए कि नहीं? सो पारा अयोटिक लिम्फ नोड साइड्स पे होती है, और सुपीरियर लिम्फ नोड, इंफीरियर लिम्फ नोड प्लस सीलियक नोड ये बिल्कुल फ्रंट पे होती है। ठीक है जी। अब मैं वो बात बताने लगा हूँ कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, तो नो बडी कैन इंशाल्लाह मेक मिस्टेक इन सच टाइप ऑफ MCQs इन द एग्जाम एज वेल, बट प्लीज़ रिमेंबर इट एंड प्लीज़ लिसन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू द गोल्डन सेंटेंस। कि एक्चुअली जब भी एग्जाम में आ जाए कि किसी जगह का कैंसर है और उसने मेटास्टेटाइज होके कोई लिम्फ नोड को इन्वॉल्व किया है, तो आप कैसे मालूम करेंगे? जिस पार्ट ऑफ द एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई की मदर आर्टरी है, क्या है? मदर आर्टरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है। जिस आर्गन की एब्डोमेन में ब्लड सप्लाई क्या है? मदर आर्टरी है। मदर आर्टरी। अब फोर गट की मदर आर्टरी सीलियक ट्रंक है, डोंट फॉरगेट दैट। समझ रहे कि नहीं? मिड गट की क्या है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, और हाइंड गट की इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। ये बात समझ रहे कि नहीं? अब जो मदर आर्टरी है ना, उनके साथ जो लिम्फ नोड्स अटैच होंगे, उन सब की जाके कैंसर वहाँ पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे जाएगी। अब मुझे बताए, असेंडिंग कोलोन, ये पता होना चाहिए इट इज़ द पार्ट ऑफ विच गट फर्स्ट? असेंडिंग कोलोन ये फोर गट में है, ये मिड गट में है या हाइंड गट में है? ये कहाँ पे है? मिड गट में है। थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन उसके बीच में आता है कि नहीं? तो असेंडिंग कोलोन इज अ पार्ट ऑफ मिड गट, और मिड गट की मदर ब्रांच क्या है? सुपीरियर। तो उसकी कैंसर जाएगी सुपीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। दैट इज द आंसर। समझ रहे कि नहीं? तो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड विल बी द आंसर। इसका आंसर क्या है? सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड। ठीक है जी, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड। अब समझ गए कि नहीं? सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड आसान है। ओके, मुझे ये बता सकता है स्प्लीन, इसकी कैंसर कहाँ पे जाएगी? स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ फोर गट, दैट विल बी सीलियक नोड। आसान है। ठीक है जी। अपेंडिक्स किधर जाएगी? सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में जाएगी। अब सिग्माइड कोलोन के अंदर कैंसर है, तो किसका पार्ट है? हाइंड गट। तो इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड विल बी द आंसर। समझ रहे कि नहीं? सो दैट इज हाउ यू पीपल मेक इट द एनाटॉमी इजी, कि यू पीपल जस्ट नो दिस वन गोल्डन सेंटेंस कि इफ वी टॉकिंग अबाउट कैंसर इन GIT,
सो द एरिया ऑफ द कैंसर ऑर्गन जो है इसकी मदर ब्रांच, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यू मस्ट नो कि व्हाट इज फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई और फिर ये पता हो कि कौन सी गट को कौन सी मदर आर्टरी सप्लाई करती है, तो देन दीज लिम्फ नोड मेटास्टेसिस वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट यू पीपल विल सेइंग कि अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में कैंसर है तो फिर ये तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे अपेंडिक्स हो सकती है, असेंडिंग कोलोन। देन हाउ वी विल नो इट फ्रॉम वेयर इट कम। एक तो हिस्टोलॉजी इज डिफरेंट, कैंसर सेल मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट, और दूसरी बात वी मस्ट नीड सम इन्वेस्टिगेशन लाइक बायोप्सी, एंड वी मस्ट नीड सम सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, एंड वी आल्सो नीड सम further investigation. Only these lymph node metastases do not show the exact diagnosis of cancer, but they must tell us that there is something wrong. There is something wrong in the either foregut, midgut or hindgut. अगर superior mesenteric node के अंदर कैंसर आई है, we will never ever think that it come from the liver. We will never ever think that it come from the stomach. We must think that it is either maybe the jejunum, ileum, ascending colon, but वो एग्जाम में बताएंगे कि the cancer come from the cecum, but now it will metastasize to which area. तो आंसर will be superior mesenteric node. वो बताएंगे कि the patient have inferior mesenteric node cancer, all of the following a group of area will metastasize except, तो वो हाइंड गट के 3 सही देंगे और एक चौथा मिड गट का देगा, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक नोड में नहीं जाएगी, वो क्या में जाएगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में जाएगी। ये बात सब समझ गए कि नहीं? That is the gold standard, and that is the point that the people never ever make it remember for months and years, and that is one sentence make you very easy। 10-12 क्वेश्चन इसके ऊपर आप कर सकते हैं कि जहाँ पे जिस गट की मदर ब्लड सप्लाई है उधर से ही हम लिम्फ नोड को ट्रेस करेंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और लेके, टेस्टिकुलर कैंसर दे कैन मेटास्टेसाइज इनटू डैश। एमसीक्यूज के हो, इसको स्टार भी करे कि टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर दैट इज मेटास्टेसाइज, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, मेटास्टेसाइज, ठीक है, मेटास्टेसाइज टू डैश, ठीक है, मेटास्टेसाइज टू डैश। अब देखिए टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो मेटास्टेसाइज होती है टू विच ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अब और से सुने, मुझे ये बताए कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी है हमने तो उसको देखना है, तो टेस्टिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा, बट विसरल ब्रांच के पेरिफेरल ब्रांच कहाँ पे, पेरिफेरल। तो देखिए यहाँ से टेस्टिकुलर आर्टरी निकलती है, और से सुने, यहाँ से निकलती है टेस्टिकुलर आर्टरी। इधर फोकस के साथ सुनेंगे तब ये क्वेश्चन आप लोगों का हल हो जाएगा, तो डोंट राइट, प्लीज़ इधर फोकस करें। दीज आर टेस्टिकुलर आर्टरी, समझ रहे कि नहीं? जब टेस्टिकुलर आर्टरी को डॉक्टर ने देखा तो उसको समझ आ गया कि एक तो ये पेरिफेरल है, दूसरी बात उसको ये कहाँ पे मिल गई, बिलो L1 एंड एबव L2, बिलो L1 एंड एबव L2। बट अगर उसको यहाँ पे एक ब्रांच मिला वो भी पेरिफेरल है कि फ्रंटल है, पेरिफेरल, बट वो एग्जैक्टली कहाँ पे मिला, L2, दैट इज रीनल आर्टरी। क्या है, रीनल आर्टरी, एंड एट द लेवल ऑफ L2 देयर मस्ट बी दैट इज सुप्रा रीनल आर्टरी। तो सुप्रा रीनल एंड रीनल दे अराइजेस एट एग्जैक्टली द लेवल ऑफ L2, but gonadal artery, testicular in male, ovarian in female, they come a bit above L2 and below L1, इनके दरमियान में आती है। समझ रहे क्या नहीं? तो और से सुने, we have how many kidney? 2, that must be L2। समझ रहे क्या नहीं? We have how many adrenal gland? 2, that must be L2। That is very important one। But 2 testes, but about 2, that is very important one। You people should know like this। Ovaries how many? 2, it will above L2। समझ रहे क्या नहीं? इस तरह याद रखना है। बट बिलो L1। अब और से सुने, ये L2 है। अब यहाँ पे देखे इधर लिम्फ नोड्स होते हैं कि नहीं, बट लिम्फ नोड्स आर पैरायोटिक लिम्फ नोड। कौन से है, पैरायोटिक। अब अगर एग्जाम में आ जाए कि पैरायोटिक लिम्फ नोड एट L2, समझ रहे कि नहीं, पैरायोटिक एड L2, पैरायोटिक एड L2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मतलब वो गलत होगा क्योंकि L2 इज आदर सुप्रारीनल और रीनल। तो पैरायोटिक lymph node will be involved, but लेकिन between L1 and L2 will be affected। That is what you people must know। क्योंकि जहाँ से टेस्टिकुलर आर्टरी निकलेगी उस एरिया के पैरायोटिक lymph node को हमने याद रखना है। तो L2 से आती है कि above L2 है और below, तो आंसर क्या होगा एग्जाम में, पैरायोटिक lymph node between L1 and L2। That is very important one। समझ रहे कि नहीं? लेकिन कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए वो बताएंगे कि पैरायोटिक लिम्फ नोड विल बी इन्वॉल्वड इन टेस्टिकुलर कैंसर एट विच लेवल। तो ऑप्शन ए सुने L1, ऑप्शन बी सुने L2, ऑप्शन सी सुने L3 एंड ऑप्शन डी सुने L4। L3 L4 तो
आ ही नहीं सकती, बट कन्फ्यूजन L1 L2 में है. सो दिस आर्टरी इज अबव L2, नियर, अवे फ्रॉम बिलो L1, so that is very near to L2, so we must give importance to L2 more than L1. तो अगर चीज़ की एग्जैक्ट L2 नहीं है बट नियर टू क्या है, L2 है, तो अगर L1 L2 नहीं है तो हमने फिर किसको फोकस करना है, L2 को ही फोकस करना है. ठीक है जी. सो 2 ओवरीज L2, 2 टेस्टिस L2, 2 किडनीज L2, 2 सुप्रारिनल ग्लैंड L2, इस तरह याद रखना है. ठीक है जी. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ की जो भी आर्टरी ओरिजिन है उसकी कैंसर जाके उधर को जाती है. तो ये मेरे ख्याल में आसान हो गया कि नहीं. ये जो पैरा आयोटिक लिम्फ नोड्स के बारे में बताया है, ये जो सुपीरियर नोड के बारे में, सीलियक ट्रंक, ये इस तरह की चीज़ जितनी भी बताई है ये सारे के सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. ठीक है जी. तो पूरे एब्डामिन के अंदर अब जैसे आपसे कोई ये पूछे कि यार व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, एंड दे कम फ्रॉम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एट द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी और कॉमन कम फ्रॉम सीलियक ट्रंक, इट इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा. हमने उस एक क्लास के अंदर तकरीबन 7-8 से ज़्यादा तकरीबन 15 चीज़ों की ब्लड सप्लाई डिस्कस की है. ये पूरे एक क्लास में आप लोग मतलब इकट्ठा किए इसलिए लगता है कि यार एब्डोमिन के अंदर तो अब कुछ रहा नहीं है. इसके कुछ एनाटोमिकल सर्जिकल प्रोसीजर है वो हम GIT सर्जरी में पर डिस्कस करेंगे कि कैसे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसमें जितना भी अभी तक पढ़ा है ये आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है. लेकिन कुछ चीज़ आप लोग को बताता चलूँ कि सम ऑर्गन्स इन द एब्डोमिन इज विद इन द पेरिटोनियम एंड सारा रेट्रो पेरिटोनियल. रेट्रो का मतलब बिहाइंड द पेरिटोनियम है. उसके लिए ना एक नमूनिक ये यूज़ करते हैं सेट प्यूकर. ठीक है जी. ये एक नमूनिक है जो डॉक्टर जो है ना ये यूज़ करते हैं सेट प्यूकर. वैसे अगर आप लोगों ने याद करना है या लिखना है, आई विल शेयर इन द ग्रुप एज वेल. इसके नाम में शेयर करूँगा. एस पर सुप्रारीनल ग्लैंड. क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड. कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ये पेरिटोनियम के पीछे है, इसको कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल. क्या कहते हैं? रेट्रो पेरिटोनियल. अगर किसी ने जल्दी जल्दी लिखना है मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ. रेट्रो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम, दे आर कॉल्ड रेट्रो पेरिटोनियल. तो एस स्टैंड फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड. फिर इसके बाद ए फॉर एब्डोमिनल एओर्टा. ए फॉर एब्डोमिनल एओर्टा. यार एओर्टा के अंदर ब्लड का प्रेशर वेरी करता है कि नहीं? कि नहीं? कभी प्रेशर ज़्यादा कभी कम. तो अगर ये अल्लाह ने पेरिटोनियम के अंदर रखा होता तो वो तो टाइट हो जाता, मतलब वो प्रेशर को फिर सही बर्दाश्त हो. सो इट मस्ट बी रेट्रो पेरिटोनियल. ये क्या है? रेट्रो पेरिटोनियल. डी फॉर ड्यूडिनम. डी फॉर ड्यूडिनम. ड्यूडिनम में थोड़ा सा ना एहतियात करना है कि ड्यूडिनम के बारे में याद रखें. आप लोग ब्रैकेट में लेके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. इसका जो क्या है, कौन सा पार्ट है? फर्स्ट एंड इंट्रा पेरिटोनियल है. क्या है? इंट्रा, क्योंकि वो स्टमक के साथ है, दैट इज इंट्रा पेरिटोनियल. बट थर्ड एंड फोर्थ इज रेट्रो पेरिटोनियल. ठीक है जी. पी पर पेंक्रियास. पी पर पेंक्रियास. ठीक है जी. पेंक्रियास के बारे में लेके पेंक्रियास है. ठीक है जी. यू पर यूरेटर. यू फॉर यूरेटर. यूरेटर जो होते हैं रेट्रो पेरिटोनियल है. फिर इसके बाद सी फॉर कोलोन. सी फॉर कोलोन, बट नॉट ऑल द पार्ट ऑफ कोलोन. ब्रैकेट में लेकर असेंडिंग कोलोन. कौन सा? असेंडिंग कोलोन इज रेट्रो पेरिटोनियल. मेजॉरिटी रेस्ट ऑफ द कोलोन इज इंट्रा पेरिटोनियल. फिर इसके बाद डी है, सॉरी के फॉर किडनी. के फॉर क्या है? किडनी. तो देखे ना लंबर एरिया में क्या है? किडनी है कि नहीं? इसके ऊपर क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड है और किडनी से नीचे यूरेटर जा रही है. तो ये जो लंबर एरिया के स्ट्रक्चर है ना, इंक्लूडिंग एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, यूरेटर, ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल है. ये क्या है? सारे रेट्रोपेरिटोनियल है. फिर इसके बाद लिखें ई फॉर एसोफेगस. ई फॉर एसोफेगस. एसोफेगस के कितने पार्ट्स होते हैं? वेरी गुड. सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट, एब्डोमिनल. तो पेरिटोनियम इज अ फैटी लेयर विच ओनली सराउंड एब्डोमिनल पार्ट. तो एब्डोमिन के अंदर एसोफेगस का ऐसा पेरिटोनियम में नहीं आता. तो लेकिन एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल. ठीक है जी. पूरा एसोफेगस तो एब्डोमिन का है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? एब्डोमिनल पार्ट. और आर स्टैंड फॉर रेक्टम, पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टम. तो देखिए ये जो आप लोग को बताई है ना, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर विच इज नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम, जिसको पेरिटोनियम कवर हो नहीं करती है. रिमेनिंग इसके अलावा जो भी आए, स्प्लीन है, स्टमक है, लीवर है, दे ऑल आर इंट्रा पेरिटोनियल. ठीक है जी. और दो बातें और एक्स्ट्रा बताओ. पेरिटोनियम क्या है? फैटी लेयर है. पेरिटोनियम क्या है? फैटी लेयर है. अगर ये फैटी लेयर एब्डोमिनल ऑर्गन को सराउंड करती है, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. बट वो पेरिटोनियम
जो स्टमक को सराउंड करे, किसको? इसको कहते हैं ओमेंटम। क्या कहते हैं? ओमेंटम, OMENTUM। ओमेंटम इज अ स्पेशलाइज्ड पेरिटोनियम विच सराउंड द स्टमक, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। ग्रेटर कर्वेचर में ग्रेटर ओमेंटम है, लेसर कर्वेचर में लेसर ओमेंटम होता है। अब ये जो ग्रेटर कर्वेचर पे ओमेंटम है ना, उसमें मैक्रोफेजेस होती है। क्या होती है? मैक्रोफेजेस। बट लेसर ओमेंटम में मैक्रोफेजेस नहीं होती है। एक दफ़ा आप लोग बताए कि द स्पेशल पेरिटोनियम फोल्ड विच सराउंड द स्टमक इज कॉल्ड ओमेंटम। द ओमेंटम ऑन लेसर कर्वेचर इज लेसर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर इज ग्रेटर ओमेंटम। विच ओमेंटम कंटेन मैक्रोफेज? ग्रेटर ओमेंटम। और जहाँ पे मैक्रोफेज होती है वो अनवांटेड चीज़ को नीचे नहीं आने देती। सो इट एक्ट एज अ गार्ड ऑफ द एब्डामेन, पुलिस मैन ऑफ द एब्डामेन उसको कहते हैं। पुलिस मैन इन अ सेंस कि इट विल काज फेगोसाइटोसिस, इट विल प्रिवेंट एंटीजन, इट प्रिवेंट बैक्टीरिया स्पेशली टू द पेरिटोनियल फोल्ड। ठीक है जी। तो पुलिस मैन ऑफ द एब्डामेन किसको कहा जाता है? ग्रेटर ओमेंटम, ड्यू टू मैक्रोफेज इन इट। इसके अंदर क्या है? मैक्रोफेज है। अब अगर पेरिटोनियम सराउंड करे इंटेस्टाइन को, किसको? इंटेस्टाइन, इसको मेजेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजेंट्री। तो देखिए दो बातें बस याद रखें कि इफ पेरिटोनियम, व्हाट इज पेरिटोनियम? इट इज अ फैटी फोल्ड। क्या है? फैटी फोल्ड। इफ पेरिटोनियम सराउंड द स्टमक, दैट इज ओमेंटम। ये क्या है? ओमेंटम। बट सेम पेरिटोनियम इफ सराउंड द इंटेस्टाइन, इट इज नोन एज अ मेजेंट्री। वो क्या है? मेजेंट्री। मेजेंटेरिक इस्कीमिया इज अ डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन। तो मेजेंटेरिक इज द वर्ड यूज फॉर इंटेस्टाइन, वर्ड यूज फॉर इंटेस्टाइन। एक कौन सी इंटेस्टाइन पहले स्टार्ट होती है? स्मॉल। और कौन सी नीचे है? तो ऐसी आर्टरी जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करे तो वो क्या है? मेजेंटेरिक आर्टरी है। बट जो ऊपर से स्टार्ट करे तो कौन सी इंटेस्टाइन होगी? स्मॉल। सो दैट विल बी सुपीरियर। और लार्ज मेजॉरिटी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है। ठीक है जी। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक में मेजॉरिटी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इंफीरियर में मेजॉरिटी लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सो दैट इज वाई मेजेंटेरिक इज द वर्ड यूज फॉर वर्ड आंसर इज इंटेस्टाइन। तो जो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है वो आपका मिड गट है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी आपका हाइंड गट होती है। ठीक है जी। ओके। टेल, एक्सेप्ट टेल जो है ना, जो टेलर पार्ट होता है, लेकिन पेंक्रियाज मेजॉरिटी, मिसाल के तौर पे पेरिटोनियम होता है, एक्सेप्ट टेल, टेल जो है ना उसके अंदर नहीं आता। ठीक है। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट MCQs ऑफ द एब्डामिन एंड यू पीपल मस्ट नो अबाउट इट। क्लियर हो गया सबको कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कल से इंशाल्लाह फिर हम न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर टॉपिक फॉर NRE स्टेप 1, क्योंकि न्यूरो एनाटॉमी डिसाइड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एनाटॉमी, हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड इन एनाटॉमी। ठीक है जी। अपर लिम्ब से क्वेश्चन आएगा, वो कोई ना कोई कर लेगा कि एक्सिलरी नर्व है, मीडियन नर्व है, लोअर लिम्ब में तो कॉमन पेरिनियल नर्व, इस तरह के क्वेश्चन इजी आते हैं। बट व्हाट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क यू नो, दैट इज़ न्यूरो एनाटॉमी। वो क्या है? न्यूरो एनाटॉमी। उस पर कुछ लेक्चर लेंगे, तो जितने भी लेक्चर उसके होंगे कोशिश करें कि कल से हर एक बंदा अपनी हाज़िरी भी यकीनी बनाए और कोशिश करे कि जितना भी उसके अंदर पढ़े तो दिल से पढ़े, ताकि न्यूरो एनाटॉमी बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। और इंशाल्लाह इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कोशिश करेंगे, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, आज एक ख़त्म करें, कल ख़त्म करें, उसकी जगह हम डायरेक्ट सर्जरी पर स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सर्जरी अच्छे तरीके से करें, ताकि इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में बैठे तो 200 में से 160-70 प्लस MCQs आप लोग को आएंगे। ठीक है जी। फिर आगे ENT 3 दिन का काम, ऑप्थेल्मोलॉजी 3 दिन का काम, वो सारे टेबल्स है और उसकी इमेजेस आप लोगों को दिखाऊंगा, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है जी। और उसमें क्वेश्चन भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वी विल डिस्कस फोरेंसिक मेडिसन, कम्युनिटी मेडिसन, और इनके क्वेश्चन भी जो पढ़ाएंगे उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। वो बस थ्योरी है, मेन जो कंसर्न है दैट इज़ सर्जरी। वो क्या है? सर्जरी है। तो सर्जरी और प्लस माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द NRE इज़ वेल, क्योंकि हमने पेटो के अंदर काफ़ी माइक्रो डिस्कस की भी है, बट स्टिल सम ऑफ द एरिया दैट आई मस्ट कवर फॉर द NRE एज वेल। ठीक है जी। तो दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि एग्ज़ाम आप लोग का 24 को ना था, वो 28 को होगा। ठीक है। जो ग्रैंड टेस्ट है। ठीक है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ये जो रास्तों की वजह से डिस्टर्ब हो गए, या किसी के पास क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। हाँ, अगर हम 24 को अवेलेबल है तो फिर 24 को है, लेकिन हाँ 28 वाले कितने हैं? ठीक है। 28 को देखिए आप लोग के सारे दोस्त इस तरह कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? तो एक्चुअली देखिए 2-3 दिन डजंट मैटर, व्हाट इट मैटर कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है जी।
मैं चेक करूँगा 24 वाले कुछ अभी है, इनका 28 का भी पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है और ये कितने ठीक करते हैं और कितने गलत करते हैं। तो एग्जाम विल बी ऑन 28, इट्स मीन 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलना। यू मस्ट रीबेक द एरिया विच इज़ वेरी वीक टू यू, ठीक है जी, उस पर काम करें ताकि हर एक बंदे इसको अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। ब्रेक करें, इसके बाद शाबाश नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं फिर।